आज की जो बड़ी खबर है वो ये है कि रुपए के अंदर में मामूली सुधार देखने को मिला है। आरबीआई का जो कदम है डॉलर स्वैप का, उसकी वजह से एक यहां पर बढ़त जरूर दिखाई दी है। मनोवैज्ञानिक है, लेकिन बहुत ज्यादा इसके अंदर में सुधार नहीं कहेंगे, क्योंकि इस समय पर कच्चा तेल भी दूसरी बड़ी खबर। बुधवार का जो कारोबारी सत्र था उसमें कच्चे तेल में करीब 7% की गिरावट दर्ज की गई थी और कच्चा तेल WTI $100 के नीचे लुढ़क आया था। वहां पर एक राहत जरूर देखने को मिली। सोना और चांदी, यहां थोड़ा सा सुधार देखने को मिला था बुधवार के कारोबारी सत्र में, लेकिन आज एक बार फिर से हम यहां पर मुनाफा वसूली देख रहे हैं। सोना यहां पर $4500 के इर्द गिर्द कारोबार कर रहा है। वहीं अगर चांदी की मैं बात करूं तो चांदी $76 के नीचे कारोबार करती दिखाई दे रही है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ अजय केडिया इस समय पर मौजूद हैं। आप डायरेक्टर हैं केडिया कमोडिटीज से। अजय जी, स्वागत है आपका मार्केट टाइम्स टीवी पर। अजय जी, मेरा पहला सवाल, आरबीआई ने जो डॉलर को मजबूती देने के लिए जो कदम उठाने की बात कही है और डॉलर स्वैप करने की यहां पर जो बात कही है, उसके कहने मात्र से हल्की एक जरूर मुनाफा वसूली कह लीजिए डॉलर के अंदर, या रुपए के अंदर मजबूती कह लीजिए, लेकिन बहुत ज्यादा इंपैक्ट तो नहीं दिखाई दे रहा। और मुझे लगता है कि कभी भी ये डॉलर जो है वो 97 रुपए का हो जाएगा। आपका क्या मानना है? नमस्कार सुरेश जी। जैसे लास्ट टाइम भी हमने बात हुआ, डॉलर की रुपए की किस्मत में गिरता हुआ ही दिखाई दे रहा है। हाँ। और देखिए, ये जो एक्शन है, ऐसा नहीं कि कोई नया एक्शन है, पहले भी हमने देखा, इस पे कोशिश की जा रही है। चिंता इसलिए भी है कि बिकॉज साल भर के पीरियड में अगर 15% अगर करेंसी आपकी डेप्रिशिएट हो जाती है, ये बहुत बड़ी चिंता की बात है। हालांकि हम बिल्कुल। जानते हैं कि कच्चा तेल 97% बढ़ा है 3 महीने में, उसी का असर है। उसके अलावा भी काफी हमने एफआईज की बातें देखी। आरबीआई की जो एक्शन है डेफिनेटली थोड़ा सा सपोर्ट जरूर कर देगा। अभी भी हमारे फॉरेक्स बहुत अच्छे हैं, बट मुझे लगता नहीं जब तक कच्चा तेल नीचे है, एफआईएस, बारिश, ये जितने भी फैक्टर्स है, आप 97 बोल रहे हैं, मुझे लगता है जिस स्पीड से गिर रहा है ये जल्द 98, 9850 के जोन में भी जाता हुआ दिखाई देगा। अनलेस एंड अनटिल स्ट्रक्चर कुछ चेंजेस नहीं आता। अब देखिए, बारिश आपके हाथ में नहीं है, तो वहां पे कोई स्ट्रक्चर चेंज आने वाला नहीं। इन्फ्लेशन अब बढ़ना स्टार्ट हो चुका है। कच्चे तेल में ठीक है, हमने इधर उधर से प्रोविजन कर रखा है, लेकिन आप देखिए 90% अगर आपका एनर्जी कॉस्ट बढ़ जाता है और आप खाली 3 रुपया पास करते हैं, तो इकोनॉमी पे स्ट्रेस आना ही आना है। उसी का असर है कि रुपए में ये गिरावट है। एक चीज बच जाती है, वो एफआईज के लिए अगर कुछ एक्शन प्लान बनता है, टैक्सेशन में बनता है, तो डेफिनेटली, क्योंकि आज भी इंडिया की जीडीपी 6% की ग्रोथ दिखा रही है, तो यहाँ पे बाहर का पैसा आना बहुत जरूरी है, तभी हम देखेंगे रुपए में मजबूती लौटेगी। अब उस पर जब तक काम नहीं होता तो हम ऐसे विपशॉट्स देखेंगे। बट यस, वी आर हेडिंग टुवर्ड्स 98, 9850 जोन। आपने कहा बाहर का पैसा आना जरूरी है, बाहर का पैसा आएगा कैसे? तो उसके लिए ही स्ट्रक्चर चेंजेस हमको इकोनॉमी में, आज टैक्सेशन आप देख लीजिए, जब से 2014-15 में एफआई के जो टैक्स स्ट्रक्चर में हमने चेंजेस आते हुए देखा, वहां पे हमने कंसर्न होते हुए देखा। एफआई आज तक 10 साल से हम देख रहे हैं कि निकल नहीं पाया। दूसरा, जो अपॉर्चुनिटी पैसा आता भी है, वो अपॉर्चुनिटी पैसा आ रहा है, कुछ बना और निकल जाता है। लेकिन हमें चाहिए स्ट्रक्चर पैसा जो यहाँ पे रिटेन कर जाए। तो वो तो पॉलिसी चेंजेस, जब तक गवर्नमेंट इस पे और अच्छे से वर्क नहीं करती है, काम तो अच्छा हो रहा है, बट दिखाई दे रहा है कि एफआई नहीं आ पा रही है। इसके अलावा तो देखिए, बारिश है वो हमारे हाथ में नहीं है, कच्चा तेल है वो हमारे हाथ में नहीं है। हाँ, अल्टरनेट पे हम काम जरूर कर रहे हैं, चाहे सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, लेकिन उससे ज्यादा कोई चेंजेस दिखाई नहीं दे रहा है। बिल्कुल, उससे बहुत ज़्यादा चेंजेस दिखाई नहीं दे रही है। डाइवर्सिफिकेशन है एनर्जी का, लेकिन क्या वो एक सॉल्यूशन मात्र है? ये बड़ी बात है। इस समय पर जो कल हमने कारोबार देखा अजय जी, वो $100 के नीचे कच्चा तेल लुढ़क गया। अभी क्या लगता है, दबाव बनेगा? और पुतिन साहब भी चाइना पहुंचे ट्रंप साहब के जस्ट बाद में, और जिस तरीके से इस समय पर बैठकों का दौर चल रहा है, हॉर्मुज खोलने की तैयारी या सुगबुगाहट है, क्या ये माने कि जिस तरीके की धमकियां भी आ रही हैं अमेरिका की तरफ से फिर से, कि किसी भी तरह समय पर ये चिंगारी जो है वो सुलग सकती है, ऐसी संभावनाएं भी हैं। और उनका ये स्टेटमेंट आना कि जी मैं मेरे ईरान के ऊपर पे ज़बरदस्त हमला करने वाला था, लेकिन जो मिडल ईस्ट कंट्रीज़ हैं उनके आग्रह के ऊपर पे मैंने युद्ध को टाल दिया है, लेकिन ये कभी भी हो सकता है।
एक बड़ा जो हमला है ईरान के ऊपर पे अमेरिका कभी भी कर सकता है, और शायद हो सकता है कि इसकी संभावनाएं नजदीक भविष्य के अंदर में बहुत सुलगती दिखाई दे रही हैं। इसको किस दृष्टिकोण से देखते हैं आप? तीन चीजें। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि यूएस और चाइना का मीट और रशिया और चाइना का मीट, हमारा डिस्कशन भी हो रहा था कि किस तरीके से यूएस का वेलकम हो रहा है चाइना में और प्रेसिडेंट पुतिन का कैसे हो रहा है। तो वो चीज तो समझ में आई गई कि दोनों के जो आओ भाव है या मिलन है वो दोनों में डिफरेंसेस है। अब ये देखना पड़ेगा जो चाइना और यूएस के बीच में कितने पॉइंटर्स बने थे और अभी रशिया और चाइना के बीच में क्या पॉइंटर्स आएंगे, वो ज्यादा क्लैरिटी देते हुए दिखाई देंगे। बट एक चीज तो क्लियर है कि डोनाल्ड ट्रंप का चाइना जाना, उसके अंदर एक हिडन ये भी था कि कहीं ना कहीं ईरान या मिडिल ईस्ट के ऊपर चाइना कुछ बोले और चीज को हम थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर पे आते हुए देखें। बट अल्टीमेटली अगर हम बात करें तो वहां पे कुछ धमकी देते हुए बताया कि हम तो लड़ाई कर मतलब इसको खत्म करने की तैयारी में, ये तो हमको मिडिल ईस्ट रोक रहा है। बट वो डेडलाइन आज या कल में खत्म होनी है। और अल्टीमेटली आप एक चीज मान के चलिए, डोनाल्ड ट्रंप की जो डिमांड है ईरान से वो पूरी नहीं होनी है, और जो ईरान की डिमांड है यूएस से वो भी पूरी नहीं होनी। तो मुझे लगता है ये लोखा छुपी का जो खेल है ये एजीटीसी चलेगा। एक दिन आप देखोगे कि सीवियरिटी बढ़ी है तो कच्चा तेल 110 115 डॉलर तक जाएगा। जिस दिन ये सॉल्व हुआ थोड़ा बहुत नीचे आएगा, बट जब तक 97 के नीचे ब्रेंट होल्ड नहीं करता है तब तक हाई पॉसिबिलिटी हम 120 डॉलर वापस आते हुए देखेंगे, क्योंकि विक्स आज भी 20 के करीब है। जब तक विक्स नहीं टूटता है तब तक आप ये मान के चलो अनसर्टेनिटी कंटिन्यू बनी हुई है। और सोने को लेकर के क्या माने, क्योंकि सोना जो है वो भी एक दायरे के अंदर में है। पहले इसका जो दायरा था 4500 से 4700 डॉलर का था। अभी मुझे लगता है कि ये नया एक दायरा बनाने की कोशिश में है कि 4550 से नीचे में 4350 डॉलर के आसपास इस 200 डॉलर की रेंज के अंदर में घूमने की ये तैयारी में लग रहा है। आपका क्या मानना है, क्या ये प्रेशर जनरेट होगा, सोना नीचे लुढ़केगा? इसको आप दूसरी तरीके से देखिए कि जनवरी में हमने 5600 का हाई लगते हुए देखा, फिर मार्केट गिरता है जो 4800 के आसपास आ जाता है, फिर मार्केट वापस 5400 का हाई लगाता है। जब 28 फरवरी को जब ये लड़ाई स्टार्ट होती थी या 1 मार्च को, तो हमने 5400 मतलब प्रीवियस हाई को तोड़ा नहीं, उसके नीचे था। 5400 से मार्केट टूटता है, 4100 का लो लगाता है, फिर 4900 आ जाता है। मतलब 5600 5400 4900। और अब आप देखोगे रिसेंटली हमने 4700 के ऊपर जाते हुए नहीं देख पा रहे। तो इसको बोलते हैं हायर लो पैटर्न। और नीचे ठीक है 4100 का एक बेस बना हुआ है। और मुझे सबसे बड़ी गिरावट का कारण ये लग रहा है कि जिस ढंग से इन्फ्लेशन 3.8 पे है, कच्चा तेल 105 पे है, आप ये मान के चलो अगर कल को लड़ाई खत्म भी हो जाती है तो इन्फ्लेशन कम होने में कम से कम आप मान के चलो 2 क्वार्टर तो मिनिमम लगना है। और 2 क्वार्टर का अगर इन्फ्लेशन अगर आप देखोगे तो आई थिंक ऐसा डर लग रहा है कि 4 के ऊपर ना निकल जाए। अगर ऐसा कुछ होता है तो इंटरेस्ट रेट में जो हम कटौती के चलते ये तेजी बनी थी 2 साल पहले, ये वैसे भी खत्म हो रही है। क्योंकि कल का जो फेड के मिनट्स आए थे वहां पे भी एक क्लैरिटी है कि इंटरेस्ट रेट हाइक की 40% प्रोबेबिलिटी बन चुकी है। वहीं ईसीबी, बैंक ऑफ इंग्लैंड और बैंक ऑफ जापान ये भी रेट हाइक के फिराक में ही है। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि गोल्ड अब जल्द 5000 या 5100 डॉलर नहीं तोड़ेगा, जो मैंने पहले भी कहा था। हाँ, नीचे में जो आप बोल रहे बराबर रेंज धीरे धीरे नीचे की रेंज में सरक रही है। तो 4740 का रेजिस्टेंट रहे और नीचे में अगर ये 4350 का लेवल टूटा तो मुझे लगता है कि जो मार्च में हमने लो देखा था 4100 का, वो टच भी कर सकता है, वो तोड़ भी सकता है, क्योंकि मार्केट के अंदर सेल ऑफ सिचुएशन है। दुबई प्रॉपर्टी इंडेक्स आज भी अगर हम देखते हैं तो 37% लो पे दिखा रहा है। बॉन्ड यील्ड कंटिन्यू बढ़ रही है। इक्विटी मार्केट में बीच बीच में थोड़ा जंप जरूर आ रहा है, बट वो वेल्थ वाली बात नहीं है। ईटीएफ के अंदर एक महीने में हम तेजी देखते हैं, दूसरे महीने में हम लिक्विडेशन भी देख रहे हैं। हाँ। तो ये सबके चलते बारिश का तड़का भी लगा हुआ है। मुझे लगता है सोने में और गिरावट बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तो सोने में ये मान करके चलें कि एक बड़ी गिरावट संभावित है। और हालांकि प्रधानमंत्री मोदी तो पहले कह चुके हैं कि भाई भारत के अंदर में कोई भी नागरिक जो है वो 1 साल तक तो सोना और चांदी ना खरीदें, ये अपील है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर सोने और चांदी के अंदर में एक बड़ी गिरावट ताक देख रही है तो इन्वेस्टर्स को वैसे भी रुक जाना चाहिए। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जब भी कोई चीज बोलते हैं तो तोल मोल कर ही बोलते हैं। मैं आपको याद दिला दूं, पार्लियामेंट में उन्होंने 2-3 साल पहले
गवर्नमेंट स्टॉक्स के बारे में कुछ बताया था कि पुरानी सरकार बोलती भी थी तो कोई लेता नहीं था, बट मैं बोलता हूँ आप लीजिए, क्योंकि इंडियन अच्छा काम कर रहा है, उसके बाद हमने रिजल्ट्स भी देखे हैं। मैं शॉर्ट टर्म में बिल्कुल सोने में मैं गिरावट देख रहा हूँ, बिकॉज जो जिस ढंग से एनर्जी की कॉस्ट आप देखिए, लॉजिस्टिकल कॉस्ट बढ़ा देता, आपके घर के बिल बढ़ा देता। आज आपने देखा 2 रुपया दूध के भाव बढ़ गए, उसमें भी कच्चे तेल का रोल है, क्योंकि आज पैकेजिंग, लॉजिस्टिक, ये सारी कॉस्टिंग बढ़ जाती है। तो मेरा मानना है ये जो गिरावट है वो शॉर्ट टर्म की है। अगले 1.5-2 महीना सोने में दबाव रहेगा। डोमेस्टिक मार्केट पे पहले मैं 1,10,000 20,000 के आसपास दिख रहा था, बट आप देखिए 15% रुपए की गिरावट और 9% ड्यूटी का डिफरेंस। अगर 15 और 9 पकड़ू तो 24% तो सोना वैसे भी हमारे यहाँ पे महंगा ही है इंटरनेशनल के मुकाबले। तो अगर मैं $3450 बोल रहा हूँ तो ऐसे आना चाहिए था 1 लाख रुपए का भाव। अब 1 लाख पे 24% ऐड करो तो मुझे लगता है 1,25,000 से 1,30,000 का एक स्ट्रॉन्ग बेस बन जाएगा सोने का। उस रेंज में लॉन्ग टर्म के लिए लेके चलना, बट टाइमिंग तो मुझे लगता है सोने में दबाव रहेगा। यानी कि यहाँ से जो करंट भाव हैं वहाँ से भी 30-35 हज़ार रुपये तो फिर भी यहाँ पर आप बता रहे हैं कि करेक्शन आ सकती है, अगर इसको इस गणित के साथ में समझने की कोशिश की जाए। चांदी की अगर हम बात करें तो चांदी में भी क्या कमोबेश यही स्थितियाँ रहेंगी, क्योंकि $75 $76 के आसपास चांदी घूम रही है और यहाँ पर मुझे लगता है कि बड़े दबाव के अंदर में आती है, फिर करेक्शन देखने को मिलता है। इस बार क्या आपको लगता है कि $70 का लेवल टूटेगा और घरेलू बाजारों के अंदर में वापस से 2 लाख के आसपास आएगी चांदी? इसमें दो चीज पे हम लोग लेते हैं। चांदी पे आने से पहले मैं आपको बताता हूँ पास्ट हिस्ट्री में ऐसा कुछ हुआ है क्या, तो फिर चांदी पे भी आपको वही पैटर्न बनेगा। जैसे हमने गोल्ड में देखा कि 5600, 5400, 4,900, 4,700, और सिमिलरली यहाँ पे भी आप देखो $120 पहले टच किया, फिर $100 के करीब गया, फिर $90 के करीब गया। तो धीरे धीरे आप देखोगे तो लोअर हाई पैटर्न बना हुआ है और 70 का एक बॉटम बन रहा है। अगर 70 के नीचे गया, मेरा मानना है कि $53-54 तक दिखा देगा। अब ऐसा कुछ पास्ट में हुआ है क्या? 1980 में भी जब ये हमने तेजी देखी थी, उसके बाद 67% सोना टूटा था। 2011 में आप देख लीजिए, जब सोना $1920 टच हुआ था, तब भी हमने 45% का फॉल आते हुए देखा। इस बार भी जो फॉल आया है वो अभी तक हमने 26% का फॉल एज ऑफ नाउ आते हुए देखा है। मुझे लगता है और 10-15% का फॉल बाकी रहेगा। और ये चीज आप कभी भी देखिए, जब भी विश्वव्यापी कोई भी ऐसे इवेंट्स होते हैं तो देखिए सोनी को सपोर्ट मिलता जरूर है, लेकिन जब डर होता है तो लोग क्या करते हैं, प्रॉफिट बुक करने में आ जाते हैं। और सोने में पिछले 2 साल में सूर्य जी बहुत पैसा बनाया है लोगों का। तो मुझे लगता है कि वो डर की वजह से हम देख रहे हैं पिछले 3 महीने में सोने और चांदी में गिरावट है, और 2-3 महीना जा सकता है। बट 2008-2022 का एक अच्छा चीज बताता हूँ, अक्टूबर के बाद ही बड़ी तेजी आई है। जैसे अक्टूबर 2008 में आप देखोगे तो गोल्ड $640 था, वहां से बढ़ना स्टार्ट हुआ, 2.5 साल की तेजी दिखाई और $1920 दिखा दिया। अब 2022 देख लीजिए, 1 मार्च 2022 को रशिया यूक्रेन का युद्ध स्टार्ट होता है, सोने में भी गिरावट आती है जो $2,000 से $1,600 तक आता है। फिर अक्टूबर 2022 में $1,600 से चलना चालू होता है, और हम जानते हैं कि 5600 का हाई लगाता है जनवरी 2026 में। और अभी भी 1 मार्च से जो लड़ाई स्टार्ट हुई, $5,400 से गिरना स्टार्ट हुआ है, 4100 का तो लो मार चुका है, बट मुझे लगता है कि ये नीचे में 3450-3500 का लेवल दिखाएगा। अक्टूबर के बाद जो सोने में तेजी स्टार्ट होगी सूर्य जी, $8,000 तक के भी लेवल दिखाएगा, लेकिन उसको समय लगेगा, 2 से 3 साल का लगेगा, लेकिन चलेगा जरूर। बड़ी बात कर रहे हैं अजय जी, आप ये कहना चाह रहे हो कि अक्टूबर तक इंतजार करो? ये जो अभी आज हम मई अंत के अंदर में बैठे हैं और अक्टूबर तक का इंतजार कर लीजिए, सब्र का फल मीठा होता है और सोना और चांदी यहाँ पर चमक बिखेरते दिखाई देंगे। सबर का फल मीठा है, ये पुरानी कहावत है। सबर का फल सोना होता है, वो अभी हम देखेंगे। मेरे पास डॉक्यूमेंटेड रिपोर्ट बनी हुई है, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। आप उसमें देखेंगे 1980, 2011, 2022 सारे रेफरेंसेस दिए मैंने, उसमें टेक्निकल भी लिया हूँ, फंडामेंटल डेटा, सेंटीमेंट, सब चीज लिया हूं मैं आपके साथ शेयर करता हूं। लेकिन मुझे लगता है कि देखिए, डी डॉलराइजेशन टर्म वो कोई छोटा टर्म नहीं है, बहुत बड़ा टर्म है, और ये 100 सालों में एक बार आता है जब कोई करेंसी बदलती है। इससे पहले पाउंड चलता था, फिर डॉलर आया, तो डॉलर में आया, वो टाइम पे क्या चेंज हुआ वो चीज समझने की जरूरत है। तो मुझे लगता है कुछ बड़ा अभी स्ट्रक्चर चेंज आ रहा है, जिसकी वजह से ये इतनी बड़ी तेजी। ऐसा नहीं कि मैं तेजी में तेजी, मंदी में मंदी बात करता हूँ।
आपको अच्छे से ध्यान है, पिछले साल की जब तेजी आ रही थी तब भी मैंने आगाह किया था, बिल्कुल। और मैंने जनवरी में भी कहा था एक बड़े करेक्शन के लिए मार्केट तैयार हो रहा है। और अब मैं बोल रहा हूँ 2 महीने की गिरावट है, बड़ी गिरावट है 3450 की, बट यहाँ से जब तेजी बनेगी तो और बड़ी तेजी बनते हुए दिखाई देगी। ये तो आज का कोट हो गया, और इसको ऐसे ही चलाना पड़ेगा हमें कि सब्र का फल मीठा नहीं होता, सोना होता है। अजय केडिया, है ना? तो इसके बैनर बैनर बन करके अब छपने चाहिए अजय जी। खैर, बेस मेटल्स को लेकर के क्या चल रहा है? बेस मेटल्स भी यहाँ पर हल्के दबाव के साथ में है, मुनाफा वसूली है आज गुरुवार के दिन। क्या यहाँ पर बेस मेटल्स में खरीदारी करनी चाहिए क्या? देखिए, बेस मेटल में यस, मुझे लगता है कि प्राइजेस और बड़ी तेजी करके हुए दिखाएगा, लेकिन अभी नहीं। क्योंकि देखो 1 तारीख से लेकर 20 तारीख तक की जो तेजी थी, उसके बाद गिरावट आई, उसका सबसे बड़ा कारण क्या था कि सल्फ्यूरिक एसिड का जो एक्सपोर्ट बैन हुआ था, उसकी वजह से 1 तारीख से 15 तारीख के बीच में तेजी आई। अभी भी आप कंसर्न है, 45% का स्मेल्टिंग कॉस्ट बढ़ा हुआ है। तो आई थिंक थोड़ा सा आप वेट कीजिए, नीचे में मुझे लगता है 1280 1300 तक के लेवल कॉपर में। हालांकि जिंक कल 390 के ऊपर आ गया, वो थोड़ा सही दिखा रहा है, क्योंकि जिंक और लेड जो एक्सेस सरप्लस में थे, अब वो धीरे धीरे कम होती जा रहा है, इसके लिए लंबी तेजी आएगी। बट हफ्ता भर मुझे लगता है डॉलर में तेजी है। हाँ, अभी जो कल जो तेजी आई उसका सबसे बड़ा कारण है मैन्युफैक्चरिंग के नंबर जो आए हैं चाइना से, वो ठीक ठाक आए हैं, बट एक टेम्पररी फॉल अभी भी लग रहा है। तो अभी चढ़ के बाय मत कीजिए, मुझे लगता है कि कॉपर के अंदर 1300 के आसपास मिले बाय कीजिए, 364 के करीब जिंक बाय कीजिए, लेड में 200 के करीब कीजिए, एल्यूमिनियम पे नजर रखिए जहां पे मुझे लगता है कम से कम 370-75 मिल जाए तो बहुत ही बढ़िया है। बट ये सारे आइटम में मुझे लगता है अगले 2-3 महीने में 20-25% की तेजी बनेगी। बड़ी बात है कि अगर 20 से 25% की यहाँ पर तेजी बनती है तो एक बड़ा रिटर्न है यहाँ पर, और इन्वेस्टमेंट के लिहाज से मुझे लगता है कि क्या इन्हीं लेवल्स के ऊपर पे बाइंग करनी चाहिए या अभी थोड़ा सा रुक जाना चाहिए? देखिए, आज इंटरडे के लिहाज से अगर हम बात करें तो थोड़ा वेट कीजिए, आज अभी हाँ 1360 का भाव चल रहा है। हाँ। मुझे लगता है कि 1364 के आसपास बेचिए, 1370 का स्टॉप लॉस लगाइए, 1340 तक का लेवल हम कॉपर में देखेंगे। जिंक के अंदर भी 369 पे बेचिए, 372 का स्टॉप लॉस लगाइए, 363 तक का टारगेट रहेगा। एल्यूमिनियम में 385 में बेचिए, 389 का स्टॉप लॉस लगाइए, 377 तक का टारगेट रहेगा। तो टेम्पररी आज गिरावट रहेगी। टेम्परेरी आज गिरावट यहाँ पर दिखाई देती है, और